आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं ना, तो एक बुनियादी भरोसा होता है कि पुलिस सच को सामने लाएगी। बिल्कुल, वो तो सबसे पहली उम्मीद होती है हमारी किसी भी केस में। हाँ, तो सोचिए कि ये कुछ ऐसा है जैसे हम उम्मीद करते हैं कि बैंक का सुरक्षाकर्मी तिजोरी की रक्षा करेगा, लेकिन अगर वही सुरक्षाकर्मी लुटेरों के साथ मिल जाए और सीसीटीवी फुटेज ही बदल दे तो क्या होगा? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और आज हम जिस ऐतिहासिक 2025 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं ना, केपी तमिलमारन बनाम राज्य, वो बिल्कुल ऐसा ही है। जी। हमारा मिशन ही आज ये समझना है कि जब कानून के रक्षक ही झूठे सबूत गढ़ने लगें तो अदालतें इस धोखे को कैसे पकड़ती हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये मामला 2003 का है, तमिलनाडु का। मुरुगेसन जो एक दलित युवक था और कन्नागी जो वनियार समुदाय से थी, तो इन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। ओहो, मतलब जो ऑनर किलिंग वाले मामले होते हैं वैसा ही कुछ। हाँ, बिल्कुल वही। कन्नागी के परिवार वालों ने दोनों को पकड़ा, मुरुगेसन को बहुत यातनाएं दी और फिर दोनों को जहर पीने पे मजबूर करके उनके शव जला दिए। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और मैं कहूँगी हैरान करने वाली बात तब सामने आती है जब पुलिस की एंट्री होती है। सही कह रही हैं आप। पुलिस का रवैया तो और भी चौंकाने वाला था। हाँ, क्योंकि जब मुरुगेसन की सौतेली माँ मदद के लिए पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने सिर्फ अनदेखी ही नहीं की, मतलब 9 दिन बाद एफआईआर तो लिखी, लेकिन असली हत्यारों को बचाने के लिए मुरुगेसन के ही दलित परिवार को फंसाने की झूठी कहानी रच डाली। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने बहुत चालाकी से गवाहों को डरा धमकाकर उन्हें हॉस्टाइल विटनेस यानी पक्षद्रोही गवाह बना दिया। अच्छा जी, कई लोग अपनी बात से मुकर गए। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा टोकना चाहूंगी। अगर मुख्य गवाह ही कोर्ट में आकर अपनी कहानी बदल दे तो क्या तार्किक रूप से पूरा केस वहीं खारिज नहीं हो जाना चाहिए? मतलब कोर्ट उन पे भरोसा कैसे कर सकता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। पर भारत में ना एक सिद्धांत है, फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस। जी। जिसका मतलब होता है एक बात में झूठा तो सब में झूठा। जी। ये नियम हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। यह ऐसा है जैसे दूध में पानी मिलाओ। कोर्ट पूरी बाल्टी को नहीं फेंकता, बल्कि वो दूध और पानी को अलग करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 154 है, उसके तहत जज गवाही के सिर्फ सच्चे हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, सिर्फ उस हिस्से का जो बाकी ठोस सबूतों से मेल खाता हो। बचाव पक्ष ने तो मुरुगेसन की सौतेली मां की गवाही को भी ये कहकर खारिज करना चाहा था कि वो एक इंटरेस्टेड विटनेस हैं। यानी उनका तर्क था कि वो परिवार की सदस्य हैं, इसलिए बदला लेने के लिए झूठ बोल रही होंगे, है ना? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि परिवार के करीबी सदस्य स्वाभाविक गवाह होते हैं। जब तक कोई छिपा हुआ मकसद साबित न हो, उन्हें सिर्फ रिश्तेदार होने की वजह से झूठा नहीं मान सकते। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन सब के बीच ना जज की भूमिका बड़ी अहम लगती है मुझे। वो सिर्फ चुपचाप बैठकर वकीलों की बहस नहीं सुन रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत जज सिर्फ एक मूक रेफरी नहीं होता है। हाँ। वो सच्चाई खोजने में सक्रिय भागीदार है। वो बीच में सवाल पूछ सकते हैं, नए गवाह बुला सकते हैं, और इसी सक्रियता की वजह से ये पुलिस का झूठ पकड़ा गया। और इसी वजह से तो SC/ST एक्ट की धारा 321 के तहत उस भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बिल्कुल, और ये सजा बहुत जरूरी थी, एक नजीर पेश करने के लिए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब आम लोगों और वकीलों के लिए क्या व्यावहारिक सबक है इसमें? सबसे बड़ा सबक है सीआरपीसी की धारा 154। पुलिस को गंभीर अपराध की जानकारी मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। वो किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार नहीं कर सकते। और वकीलों को धारा 311 का उपयोग करके प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, और ये गहन चर्चा दिखाती है कि हमारी न्याय प्रणाली अपनी गलतियों को सुधार सकती है। आखिर में पीड़ित माता पिता को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तो मिला। हाँ, ये एक सकारात्मक पहलू है इस पूरे मामले का। सिस्टम ने खुद को सुधारा। पर जाने से पहले ना मैं एक बात पर सोचने को मजबूर हूँ। इस केस में 18 साल लगे और सच्चाई तब सामने आई जब सीबीआई जैसी बाहरी एजेंसी आई। हाँ, सीबीआई के आने के बाद ही असली जांच शुरू हो पाई थी। बिल्कुल,
तो उन हजारों मामलों का क्या जहां स्थानीय पुलिस ही एकमात्र जांचकर्ता होती है और कोई मीडिया कवरेज नहीं होता? क्या हमारी न्याय व्यवस्था बिना किसी बाहरी दबाव के खुद के भीतर के भ्रष्टाचार को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए।